गुड मॉर्निंग। कल हमने असंतुलित वृद्धि सिद्धांत का फर्स्ट भाग देखा था। मतलब उसमें हमने देखा था कि हर्ट्जमैन बताते हैं कि विकास की जो रणनीति है उसकी दो श्रृंखलाएं हैं, केंद्रमुखी श्रृंखला और अपसारी श्रृंखला। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार मतलब जो कौन सी श्रृंखला है उसको अपनाया जाए असंतुलित वृद्धि रणनीति के लिए। ठीक है, तो इसके लिए फर्स्ट है संपर्क प्रभाव को बताते हैं। जो हर्ट्जमैन है वो कहते हैं कि संपर्क प्रभाव की सहायता से आप ये देख सकते हैं कि दोनों में से कौन सी ज़्यादा यूजफुल है। विकास के केंद्रमुखी व अपसारी श्रृंखला में से किसे चुना जाए, इसके लिए हर्ट्जमैन ने संपर्क प्रभाव का वर्णन किया है। ये दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट है अग्रगामी और सेकंड है अधोगामी, अपवार्ड एंड डाउनवार्ड लिंकेज इफेक्ट। अग्रगामी संपर्क का अभिप्राय उस निवेश से है जो उत्पादन के आगामी चरणों में निवेश को प्रोत्साहित करता है। मतलब जो अग्रगामी संपर्क है वो उस निवेश से तात्पर्य उसका ये है कि मान लो लोहा और इस्पात उद्योग में निवेश किया तो उससे स्टील उद्योग में भी प्रोग्रेस होगी, है ना, और उसकी सहायता से और भी जो कई सारी इंडस्ट्रीज हैं उनमें एक तरह से उनको रॉ मटेरियल प्राप्त होगा। अर्थात ये उनके लिए किस प्रकार का काम कर रही है, अग्रगामी संपर्क प्रभाव का, कि अगर लोहा और इस्पात उद्योग को डेवलप करेंगे आप तो आगे उन इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होगा। मतलब उनका डेवलपमेंट किस पर निर्भर करता है, लोहा इस्पात उद्योग पर। इसी प्रकार जो अधोगामी संपर्क प्रभाव है उसका तात्पर्य उस निवेश से है जो उत्पादन के पिछले चरणों में निवेश को प्रोत्साहित करता है। अर्थात उत्पादन के जो पिछले चरण है, बैकवर्ड जो स्टेज है, उनमें निवेश होता है इससे। जैसे कि आप अगर लोहा व इस्पात उद्योग को प्रोत्साहित कर रहे हैं तो कोयला उद्योग है उसमें भी वृद्धि होगी, क्योंकि अगर आप लोहा इस्पात उद्योग को जितना ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे कोयला उद्योग का भी विकास उसी पर निर्भर करता है। तो अधोगामी संपर्क जो बैकवर्ड लिंकेज को बताता है, जबकि जो अग्रगामी संपर्क है वो अपवर्ड लिंकेज को बताता है। असंतुलित वृद्धि की नीति को प्रभावशाली बनाने हेतु उन परियोजनाओं पर बल देना चाहिए जो कुल संपर्क अर्थात अग्रगामी तथा अधोगामी संपर्क का जोड़ अधिकतम बना सके। ठीक है, असंतुलित वृद्धि की नीति को मतलब किस प्रकार प्रभावशाली बनाया जाए कि दोनों का जो जोड़ आता है वो अधिक हो। असंतुलित वृद्धि के लाभ, जो असंतुलित वृद्धि रणनीति है उसके क्या क्या प्रॉफिट है। इसमें फर्स्ट है वस्तुओं की उत्पत्ति, मतलब इसके कारण सेविंग्स की उत्पत्ति होती है। वो इसलिए कि जैसे आप इकोनॉमी के जो बढ़ते हुए सेक्टर हैं उनमें निवेश करेंगे तो वहाँ प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो सेविंग अपने आप जनरेट होगी, है ना। तो वस्तुओं की एक तरह से उत्पत्ति होती है और वस्तुओं को बढ़ावा मिलता है। सेकेंड है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और आत्मनिर्भरता अगर इंडस्ट्री के बढ़ते हुए उद्योगों पर आप निवेश करेंगे तो इकोनॉमी में आत्मनिर्भरता की स्थिति होगी। मतलब उस इंडस्ट्री में तो कम से कम देश को या अर्थव्यवस्था को आयात की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। थर्ड है आर्थिक अधिशेष की उत्पत्ति। आर्थिक अधिशेष की या इकोनॉमिक सरप्लस की उत्पत्ति क्यों होगी, क्योंकि अगर आप ऐसे उद्योगों में निवेश करते हैं जिनमें बहुत अधिक संभावनाएं हैं तो वहाँ सरप्लस प्रोडक्शन होगा, और अगर एक ही उद्योग पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा तो वहाँ श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के गुणों के कारण भी वहाँ अधिक उत्पादन होगा या आर्थिक अधिशेष की उत्पत्ति होगी। फोर्थ है निपुणता निर्माण, मतलब स्किल का डेवलपमेंट। अगर एक ही काम को व्यक्ति बार बार करेगा तो लर्निंग बाय डूइंग प्रभाव के कारण, मतलब कार्य करते करते सीखना, उस प्रभाव के कारण व्यक्ति उस कार्य में दक्ष हो जाएगा और वह उसमें स्किल का डेवलपमेंट कर लेगा। फिर है अल्पकालीन रणनीति। जो असंतुलित वृद्धि सिद्धांत है एक अल्पकालीन समय में बहुत अधिक अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। ठीक है, सिक्स्थ है औद्योगिक विकास के लिए उपयुक्त। जो आर्थिक असंतुलित वृद्धि रणनीति है
ये औद्योगिक विकास के लिए बहुत उपयुक्त है, क्योंकि जो पहले भी मैंने बताया था कि जो रशिया वगैरह जो भी कंट्रीज हैं उन्होंने स्टार्टिंग में असंतुलित वृद्धि रणनीति को ही अपनाया था। अब इसकी आलोचनात्मक मूल्यांकन देख लेते हैं कि इस सिद्धांत में इतनी खूबियां होने के बावजूद भी इसमें कुछ कमियां हैं, जिसमें फर्स्ट है आधारभूत सुविधाओं की कमी। कि अगर मान लो किसी एक इंडस्ट्री पर ही आप ज़्यादा फोकस करते रहेंगे तो जो भी बेसिक नीड्स होती है इकोनॉमी की, आर्थिक आधारभूत सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली, है ना, इन उद्योगों का डेवलपमेंट नहीं हो पाता और इकोनॉमी में इन सुविधाओं की कमी रह जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्थानीयकरण की हानियाँ। मतलब मान लो कि एक ही जगह इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो रही है तो क्षेत्रीयता आ जाएगी, क्षेत्रीय विषमता क्रिएट होगी, जिसके कारण अन्य जो एक सेक्टर हैं या अन्य जो क्षेत्र हैं उनका डेवलपमेंट दूसरे क्षेत्रों की तुलना में काफ़ी पीछे रह जाएगा। तो एक तरह से आर्थिक विषमता कह सकते हैं या क्षेत्रीय विषमता कह सकते हैं, वो क्रिएट होगी। थर्ड पॉइंट है मुद्रास्फीति का व्यय। अगर एक ही जो है उसमें आप डेवलपमेंट करेंगे और जो दूसरी इंडस्ट्रीज है उनमें डेवलपमेंट नहीं होगा, जैसे कि कृषि वगैरह, वो पीछे छूट जाएंगे, है ना। तो उससे क्या होगा कि उन सेक्टरों में उत्पादन कम होने के कारण मुद्रास्फीति का भय उत्पन्न होगा। लोकतांत्रिक देशों के लिए अनुपयुक्त। जो असंतुलित वृद्धि रणनीति है वह लोकतांत्रिक देशों के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि लोकतांत्रिक देशों में सरकार को गरीबों मतलब समाज कल्याण के लिए भी कार्य करना पड़ता है, तब ही सरकारें कंटिन्यू होती है। पूंजी का अभाव। पूंजी का अभाव ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि अगर आप एक ही इंडस्ट्री में पूंजी का निवेश करेंगे तो दूसरी इंडस्ट्री के पास पूंजी का अभाव होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कृषि की उपेक्षा। क्योंकि जो असंतुलित वृद्धि रणनीति है वो ऐसे क्षेत्रों को चुनती है जहाँ पे विकास की अधिक संभावना है या वो इकोनॉमी के लीडिंग सेक्टर में को प्रोत्साहित करती है, जबकि आप जानते हैं कि कृषि एक लीडिंग सेक्टर नहीं है। तो कृषि की उपेक्षा होगी और कृषि की उपेक्षा होगी तो समाज कल्याण पे भी इफेक्ट पड़ेगा और मुद्रास्फीति भी बढ़ेगी। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि असंतुलित वृद्धि रणनीति की व्याख्या से पता चलता है कि अल्पकाल में आर्थिक विकास तीव्र करने हेतु यह नीति अपनाई जाती है। पूंजी पदार्थ उद्योगों पर बल दिया जाता है क्योंकि इससे बाहरी बस्ती पैदा होती है और अग्रगामी प्रयासों द्वारा तीव्र वृद्धि प्रारंभ होती है। तो एक तरह से इन जो संतुलित वृद्धि रणनीति और असंतुलित वृद्धि रणनीति है इनमें सामंजस्य बिठाया जाना चाहिए, ताकि इकोनॉमी के कुछ क्षेत्र आगे, मतलब ऐसा नहीं हो कि कुछ ही क्षेत्रों का डेवलपमेंट हो और कुछ बहुत पीछे रह जाए, ऐसा भी नहीं हो, और मतलब एक तरह से बैलेंस्ड सा डेवलपमेंट हो, इसलिए दोनों में सामंजस्य बिठाया जाना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।